वो दौर ऐसा था कि गाँव से शहर में पढ़ाई के लिए आने बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ऐसे समय में हम गाँव से चलकर बुरहानपुर में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और यहाँ से शहर से गाँव की ओर जाते थे। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र के एक दिग्गज दिलीप चौधरी सर, जो कि बिरोदा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य हैं, आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं और उनकी एक अलग ही पहचान है उनके स्कूल को लेकर। तो चलिए चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, वैसे तो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी अलग ही पहचान है और सारे जितने भी गवर्नमेंट के विभाग है शिक्षा से रिलेटेड सभी आपको जानते हैं, लेकिन एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए आपका। मैं दिलीप चौधरी, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक बिरोदा, जिला बुरहानपुर से। जी सर। सर, शुरुआत हम करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से कि आपका बचपन कैसा रहा और आप एक प्राचार्य बने हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपने कार्य करा और एक उपलब्धि पाई है, तो वहाँ तक आपका सफ़र कैसा रहा, उसका एक छोटा सा। देखिए, मेरा जो बचपन गुजरा है, मैं एक सामान्य किसान परिवार से हूँ और बुरहानपुर के पास लोनी ग्राम है, वहीं से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो शिक्षण हुआ है वो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोनी और उसके पश्चात बुरहानपुर में गणेश स्कूल से हुआ है। वो दौर ऐसा था कि गांव से शहर में पढ़ाई के लिए आने बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ऐसे समय में हम गांव से चलकर बुरहानपुर में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और यहाँ से शहर से गांव की ओर जाते थे। बहुत ही ऐसा समय था कि कोई ऐसा गाइडेंस नहीं था। आज का युग यदि हम देखें तो आज के युग में हम पाते हैं कि बच्चों को स्कूल जाने के पहले ही हर फैसिलिटी अवेलेबल हो, लेकिन उस ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं था। और ऐसे समय में हमने हमारी शिक्षा दीक्षा की और उसके पश्चात मैं इंदौर की ओर गया। वहाँ मेरा जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। IKDC कॉलेज है, वहाँ मेरा ग्रेजुएशन हुआ। फिर उसके बाद में UTD यूनिवर्सिटी में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ और इस तरीके से मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा और 13 वर्ष मैंने मेरी सेवाएं आदिवासी विभाग में दी, खकनार। जी। उसके उसके पश्चात मैं प्रमोशन पे बुरहानपुर आया और बुरहानपुर आने के पश्चात अब वर्तमान में मैं बिरोदा हायर सेकेंडरी स्कूल। बिल्कुल सर। जिस तरीके से आपका सफ़र रहा, उसके बाद एक और चीज़ कि हमारी टीम जब आपके स्कूल में विज़िट करी जहाँ पर आप अभी प्राचार्य हैं, तो आपकी स्कूल में एक अलग सा उन्होंने देखा कि हर गवर्नमेंट स्कूल से हट के ये कोई सा स्कूल देखा है हमने। तो वो एक अलग सा माहौल क्रिएट करना और बच्चों के स्किल पे वर्क करना, ये आपके दिमाग में कैसे आया और आपने वो एक अलग ही छवि कैसे बनाई? देखिए साहब, जो आज के मतलब इस समय में यदि बिरोदा हायर सेकेंडरी स्कूल का मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपके मुखाग्र से मैंने सुना कि एक अलग ही पहचान है, तो पहचान किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होती है। ये पहचान है मेरे बच्चों के द्वारा और मेरा जो पूरा स्टाफ है, मैं इसका पूरा श्रेय मेरे स्टाफ को देना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, जब तक कोई आपको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं मिलता है तब तक व्यक्ति काम नहीं करता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वहाँ जाके बस यही किया कि मेरे बच्चों में जो स्किल थी वो मैंने देखी और जो मेरे स्टाफ में जो ज़िल थी, जो इंथुसियाज्म था, वो मैंने देखा, पहचाना, बस उसी को मैंने कैश किया है। और इसके साथ साथ एक चीज़ है कि मैंने इसमें समाज का सहयोग लिया। जी। क्योंकि क्या है, अल्टीमेटली जो स्कूल है हमारा समाज का ही दर्पण है। जब तक समाज को आप स्कूल से नहीं जोड़ोगे तब तक आपके उद्देश्यों की प्राप्ति आप नहीं कर सकते। और ये बखूबी मैंने वहाँ किया है बिरोदा में, और उसी की परिणति है कि आज वो जो कुछ भी आप देख पा रहे हो वो बस। बिल्कुल सर। सर, साथ ही जिस प्रकार से हमने देखा कि वो एक अलग ही छवि जो बनी,
उसमें आपने एक कोई कंपटीशन भी करवाया था, वो पूरे जिले लेवल पे करवाया था, अलग अलग आर्टिस्ट थे, तो वो चीज़ आपने क्यों करवाई और वहाँ उसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? देखिए, उसकी प्रेरणा भी मुझे स्टाफ से ही मिले। मेरे स्टाफ में एक संदीप चौधरी जी हैं, उनका एक ध्येय था कि सर अपनी ये जो 2 एकड़ का जो ग्राउंड है और हमारी दीवारें हैं बेरंग दीवारें, तो हम कुछ ऐसा इसमें नया करें। तो हमारे दिमाग में एक टीम वर्क के इसमें आया कि भाई सभी के इसमें कुछ न कुछ सहयोग होना चाहिए, सभी की सोच होना चाहिए। फिर हमने बुरहानपुर के जो नामी-गिरामी जो पेंटर्स, आर्टिस्ट थे, कुछ तो ऐसे बेचारे जो आज मतलब गुमनाम ज़िंदगी जी रहे हैं। पहले तो हमने जा के उनको देखा, उनकी कला को सराहा और उनको आमंत्रित किया, एक मंच पर इकट्ठा किया। जब ये आर्टिस्ट एसोसिएशन, पेंटर एसोसिएशन आया और हमारी भावनाओं को उन्होंने समझा कि यार कुछ न कुछ तो ये चीज़ है कि ये गवर्नमेंट स्कूल होते हुए भी, सरकारी शिक्षक होते हुए भी हमको इतना मान सम्मान क्यों दे रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे का शुद्ध उद्देश्य ये था, हमारा उसमें स्वार्थ था कि जब ये पेंटर्स आर्टिस्ट आए तो एक तो इनकी कला का भी प्रदर्शन हो जाए और दूसरा जब हमारे गरीब बच्चे कि जिन्होंने कभी ब्रश हाथ में नहीं पकड़ा, जिन्होंने पेंटिंग से कोई उनका सारोकार नहीं था, उन्होंने जब देखा कि पेंटिंग कैसे होती है, आर्टिस्ट वर्क क्या होता है और एक कलाकार कैसे अपने कला का प्रदर्शन करता है, धूप में कड़ी मेहनत करता है, ये मेरे बच्चों ने देखा। और तीसरे दिन मतलब जो रंगोत्सव कार्यक्रम था, इस तीसरे दिन में फिर मेरे बच्चों ने ब्रश उठाया, मेरे छात्रों ने। और तीसरे दिन जैसे ही ब्रश उन्होंने उठाया तो ऐसी ऐसी पेंटिंग्स उन्होंने की जिसकी सराहना स्वयं पेंटर्स ने की जी। बस वहीं से हमारा सफर शुरू होता है। और उसके पश्चात कलेक्टर मैम, जिला पंचायत सीओ मैम की नज़र हमारे स्कूल पर पड़ी। जब वो विजिट पे आए, स्वीप गतिविधि होती है मतदान के अंतर्गत, तो उन्होंने देखा कि बुरहानपुर जैसे शहर में इंदौर जैसी झलक आपको मिल रही है, भोपाल जैसी झलक मिल रही है। यहाँ की दीवारें लगभग 2 एकड़ की दीवारें रंगीन और बहुत आर्टिस्ट वर्क यहाँ है, तो हाउ इज इट पॉसिबल। तो पहले तो उनका ये था, आई एम शॉकिंग कि आपने ऐसा कैसे किया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें हमने 1 रुपया खर्चा नहीं किया, पूरा समाज का पैसा है। पूरा पैसा जो है मेरे गरीब बच्चों के जो फीस माफ हुई है उसका है और पूरा सहयोग पेंटर आर्टिस्ट एसोसिएशन का है। और कुछ मेरे गांव के सजग दानदाता है जिन्होंने हमारी थीम को, हमारी भावनाओं को समझा और हमको सहायता दी। सहायता हमको केवल पैसे से नहीं मिली, किसी ने ब्रश दिया, किसी ने कलर दिया, किसी ने हौसला दिया और किसी ने हमको श्रम दिया। तो ऐसी सभी चीज़ों को पिरोते हुए हमने ये एक कार्य किया। और आज की डेट में यदि आप पाएंगे तो बुरहानपुर में एक दिव्यांग हॉस्टल है। तो हमारी आदरणीय कलेक्टर महोदया का आग्रह था कि भाई आपके जो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई है, आप ये दिव्यांग बच्चों को कुछ न कुछ भेंट करें। अब मेरे गरीब बच्चे तो कोई दान या कोई पैसा ऐसा नहीं दे सकते, तो हमने हमारा कला का प्रदर्शन किया जिसको आप बखूबी देख सकते हैं। और आज की डेट में मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मेरे बच्चों में हुनर आ चुका है, मेरे बच्चे सर्टिफाइड हैं और कम से कम ऐसे 75 बच्चे मेरे वहाँ हैं 400 बच्चों में से, क्या आप अभी भी बुलाएंगे तो वो ब्रश पेंट लेके आएंगे और आप जहाँ भी बोलेंगे तो ऐसे अपना कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। मीन्स उनको है ना एक वो कहीं ना कहीं ऐसा कलाकार मिल गया या हुनर वाला व्यक्ति मिल गया जिन्होंने उनको तराशा। वो हीरे तो थे पहले से, लेकिन उनको तराशा और उसकी चमक कहीं ना कहीं अभी दिख रही है सब जगह। बिल्कुल। और आप, हमारी टीम ने मुझे ये भी बताया जब वो वहाँ पर विजिट करने गए और आके उन्होंने बोला कि एक गवर्नमेंट स्कूल जो सिर्फ बुरहानपुर शहर में नहीं अपनी छाप बना रहा है, वो कहीं ना कहीं राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी उपलब्धि शो कर रहा है। तो वो चीज़ क्या हुई थी कि राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पे कैसे आपका नाम पहुंचा? देखिए, मेरा नाम तो, स्कूल का नाम राज्य स्तर पे पहुंचने के बहुत सारे कारण हैं। रंगोत्सव तो एक उसका वो था उदाहरण। मेरे वहाँ बिरोदा गांव जो है बहुत कबड्डी का माहिर है। हर वर्ष वहाँ पर कबड्डी का स्टेट लेवल का प्रोग्राम होता, मेरे स्कूल में ग्राउंड में ही होता। तो प्रदेश स्तर की टीमें वहाँ आती हैं। मेरे वहाँ से अच्छे अच्छे कबड्डी के खिलाड़ी निकले हैं जो कि स्टेट लेवल पर गए हैं।
पिछली बारी मेरे यहाँ से एक मॉडल था जो स्टेट लेवल पे गया। फिर उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ हमने सीसीएलई के अंतर्गत ऐसी की है कि जो प्रत्येक गवर्नमेंट स्कूल में होती है, लेकिन भाई उसमें थोड़ा-सा अलग हमने ये किया कि बच्चों का इन्वॉल्यूशन साथ में पूरे स्टाफ का इन्वॉल्यूशन। यानी 5 सीज़ जो होती है अभी आजकल जो हम देखते हैं कि हमारा ये जो 25 में जो हमारा भारत मतलब स्वर्णिम भारत जो जा रहा है, उसकी 5 विधाएं होती, 5 सीज़ जो कहते हैं। तो हमने वो हमारे छात्रों में डेवलप की। हमारे छात्रों में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो ओपन ग्राउंड में होती है जी। चाहे वो मूर्ति कला हो, हम गणेश जी की मूर्तियों की वो करते हैं, मतलब कंपटीशन करते हैं, भाषण का करते हैं, उसके बाद गायन का करते हैं, और तरह तरह की वेस्ट से बेस्ट हम करते हैं, विज्ञान की प्रदर्शनी हम करते हैं, और इनोवेशन। मेरा कोई भी बच्चा छोटे से छोटा मॉडल भी यदि बना के लाएगा तो हम उसकी सराहना करते हैं। और मेरे वहाँ एक विशेषता मैं आपको बताऊं कि जो प्रार्थना हम लेते हैं शाला में, उसी प्रार्थना में हमारे ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, पूरे दिन भर की जो ऊर्जा होती है वो प्रार्थना में सम्मिलित होती है। हम क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं वो हम उसमें डिस्कस करते हैं। शाम को जाने के पहले हमने आज क्या किया, हमने आज क्या पाया, इसका हम एनालिसिस करते हैं। तो हमारा उद्देश्य तय होता है और कहाँ तक उसका अचीवमेंट हुआ इसका भी एनालिसिस होता है। ये पर डे का हमारा मतलब दिनचर्या है जी। और इसी कारण गुणोत्तर जो सुधार बच्चों में हो रहा है, मेरे स्टाफ में हो रहा है, उसका श्रेय वही है। मीन्स कि कहीं ना कहीं आप एक मॉडर्न गुरुकुल टाइप से अपने शाला को रन कर रहे हैं, जहाँ पर जिस प्रकार से पहले के समय में गुरु अपने बच्चे को टास्क देता था और वो कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, कहाँ तक हुआ, उसका ऑब्जर्वेशन लास्ट में लेता था, वही चीज़ को आप कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं और आपको उससे रिजल्ट भी अच्छा खासा मिल रहा है। सर, अगला क्वेश्चन मेरा आता है कि एक गवर्नमेंट स्कूल, यानी गवर्नमेंट स्कूल बोला मीन्स शासन के अधीन, और कहीं ना कहीं उनकी कोई बाउंड्रीज होती है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। तो आपने जो कार्य करें उसको करने के लिए आपके सामने कई चुनौतियाँ भी आई होंगी, तो वो चुनौती कैसी थी और उसका सामना करके आप कैसे सफल हुए? चुनौतियाँ तो ऐसी थी कि जो मन में विचार आया, जो हमारे स्टाफ के मन में विचार आया, तो सबसे पहले तो ये था कि भाई ये लाखों रुपयों का काम है, एक नया इन्वेंशन है, लोग कैसे सराहेंगे और कैसे ये संसाधन जुटेंगे, और हमारे जो पालक है इस बारे में क्या सोचेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई अपन विद्यालय बोले तो एक शिक्षा का मंदिर होता है, कहीं इससे आप उद्देश्यों से भटक तो नहीं रहे। तो कई सारी ऐसी चुनौतियां थी, मन में डर भी था, लेकिन डर के आगे जीत होती है, यही सिद्धांत पे हम चले और हमारी भावना, हमारी इच्छा नेक थी, लोग जुड़ते गए और वो आज साकार रूप आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर। सर, अब हमने आपके शाला की बात करी, अब थोड़ा सा हम आप शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, तो एक शिक्षा से रिलेटेड बात करते हैं कि जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सफल विद्यार्थी का जीवन सफल हो तो उसमें क्या गुण होना चाहिए? देखिए, आज के समय में यदि हम देखें तो बच्चों के पास में नॉलेज हम परोस देते हैं, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन हो, या यूट्यूब हो, या नोट्स वगैरह। लेकिन इतना नॉलेज देने के बाद भी हम ये कहीं ना कहीं पाते हैं कि आज का जो स्टूडेंट है बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत फियर है, उसमें बहुत डर है भविष्य के प्रति, और कहीं ना कहीं वो मेहनत उसकी जो है वो कम पड़ जाती है। नॉलेज है लेकिन उस नॉलेज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। अपना जो खास करके मैं कहूँ मेहनत जो है वो नहीं कर पाता। उसे ऐसा लगता है कि हर चीज़ अवेलेबल है तो आगे भविष्य में भी हर चीज़ अपने को अवेलेबल हो, लेकिन ये भ्रांति है आजकल के बच्चों की। जब बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जाता है, उसके बाद में वो डिप्रेस होता है, तो आप कभी एनालिसिस कीजिए कि उस बच्चे के पास में, उस छात्र के पास में हर चीज़ अवेलेबल थी, माता पिता ने पैसा खर्चा किया, लिटरेचर उसके पास में था, बहुत सारी गैजेट उसके पास में थे, फिर भी वो कंपटीशन में रेस नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं मेहनत में कमी है सर,
और मैं ये चाहता हूँ कि आज का जो स्टूडेंट है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होना चाहिए, लेकिन जो पारंपरिक तरीके से हम मेहनत करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार एक गायक रियाज करता है, जिस प्रकार एक प्लेयर नेट प्रैक्टिस करता है, वैसे ही स्टूडेंट में डेली की प्रैक्टिस होना चाहिए, अभ्यास ज़रूर होना चाहिए। ये आजकल के विद्यार्थियों में बहुत कमी है। बिल्कुल। मीन्स कहीं न कहीं जो फ़ोन आ गए या ऑनलाइन स्टडी की बात हो गई, तो उनको लगता है कि इससे सारा नॉलेज तो हमको मिल ही जा रहा है। मिल जाए। लेकिन प्रैक्टिस की कमी के कारण वो अपने जीवन में असफल होते हैं। और कहीं न कहीं आजकल एक और बात चल रही है सर, वो भी मैं आपसे कनेक्ट करना चाहूँगा कि आज का विद्यार्थी थोड़ा-सी असफलता को देखकर डिप्रेशन में जाता है। तो उसका कारण आप किसको मानते हैं? ये फ़ोन का ज़्यादा यूज़ या संस्कार की कमी या मेहनत की कमी? नहीं, देखिए, मेहनत की कमी तो बेशक है, लेकिन कहीं न कहीं संस्कार भी उसमें जुड़े हुए हैं। बच्चे को शुरू से ही हार या जीत जो होती है, इसका परिचय हमें कराना चाहिए। यदि मेरा स्वयं का बच्चा है, तो मैं चाहूँगा कि मेरा बच्चा जीते ही जीते, हर चीज़ में वो आगे आए। तो ठीक है, यदि उसके पास में वो सब स्किल्स है, तो वो जीत भी जाएगा। बाय द वे, यदि स्किल्स नहीं है और हम उससे आशा कर रहे हैं और एट द इंस्टेंट ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई घटना हो जाती कि वो फेल्योर हो जाता है, तो वो पचा नहीं पाता है और फिर उस वक्त देर बहुत हो जाती है और बच्चा फिर या तो डिप्रेस हो जाता है या फिर अपने लाइन छोड़ देता है। तो कहीं न कहीं फिर हमारे संस्कार है या हमारी बैकिंग है, वो सही दिशा नहीं दे पाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों में देना। सर, एक और बात, आप शिक्षा के क्षेत्र से आ रहे हैं तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चन विद्यार्थियों से ही रिलेटेड कर रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या सोशल मीडिया ही एक ऐसा कारण है जिसके कारण आजकल बच्चा अपने माता-पिता और दोस्तों को भूलते चल जा रहा है? हाँ, एकांकी हो रहा है। सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है कि छात्र यदि सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो एक ड्रग एडिक्ट जैसे होता है, वैसे ही एक ये लत भी है। लेकिन कहीं न कहीं इसका सॉल्यूशन भी जो है, वो छात्र को ही ढूँढना है। क्योंकि सोशल मीडिया है, ये प्लेटफ़ॉर्म है, एक सीमित समय के लिए आप इसका उपयोग यदि करते हैं, तो ये बेनिफिशियल है। लेकिन आप चौबीसों घंटे उसी में एडिक्ट हो जाते हो, तो ये फिर उसके दुष्परिणाम है जो आपको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मीन्स कि है ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ अगर सीमित समय में करा जाए, स्मार्ट वे में करा जाए, बेनिफिट्स के लिए, जी। तो ठीक है। अगर उसका एक्सेस ज़्यादा होगा, तो वो कहीं न कहीं आपको विफल करेगा। विफल करेगा, दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ेंगे और भुगत रहे हैं हम लोग। जी सर। सर, आपके जो जीवन है, वो एक शिक्षक का जीवन बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। कोई ऐसी चुनौती जो आपके जीवन में आई, जिससे आप हताश हुए, लेकिन उसका सामना करके आप अभी अपने सफलतम पथ पर अग्रसर हैं? देखिए सर, मेरी जो एजुकेशन हुआ वो इंदौर से हुआ, यूनिवर्सिटी से हुआ, डीएवीवी से हुआ। उसके बाद मैंने जो मेरी एजुकेशन लाइफ है वो मैंने बुरहानपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज से शुरू की। 5 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। उसके बाद जो पोस्ट होती थी, गवर्नमेंट ने उन पोस्टों को डिस्ट्रॉयड कर दिया, मतलब उसके बाद पीएससी नहीं हुई। वो दौर था मतलब आपका 96-97 के आसपास। और उसके बाद एक नया कल्चर आया कॉलेज में और वो गेस्ट फैकल्टी का आया, परमानेंट फैकल्टी नहीं होती थी। उसके बाद मैंने एजुकेशन में आदिवासी विभाग जो होता है वहाँ मैंने संविदाशाला शिक्षक के रूप में अपना प्रारंभ किया, मतलब दूसरा ट्रैक मैंने मेरा चेंज किया। 13 साल जब मैं आदिवासी क्षेत्र में रहा तो थोड़ा सा मुझे भी ऐसा फील हुआ कि कहाँ हम इंदौर से बुरहानपुर, बुरहानपुर से फिर आदिवासी क्षेत्र में आए। बहुत सी चुनौतियाँ थी क्योंकि फ्यूचर बहुत मायने रखता है। यदि आपकी फैमिली है तो फैमिली को स्टेबल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हताशा आई, लेकिन मैंने उसको भी एक चुनौती के रूप में लिया और उस आदिवासी क्षेत्र में भी मैंने मेरी जो सेवाएं दी, आदिवासी हॉस्टल होता था वहाँ मैंने फ्री कोचिंग की, स्कूल भी पढ़ाता था, वहाँ के बच्चों को भी मैं पढ़ाता था और कहीं न कहीं उनकी जो दुआएं हैं वो काम में आई
उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ, प्रमोशन होने के बाद में मैं इधर बुरहानपुर आया। और आज यदि हम पाते हैं तो आज ठीक है, वो समय तो हमारा गुजर गया, लेकिन आज एजुकेशन में पेमेंट भी अच्छी खासी है, और यदि आप काम अच्छा कर रहे हो तो आपकी सराहना भी है। तो वो जो दौर था वो अब गुजर गया, बस अच्छा काम करो। सर, जैसा कि हमारी टीम ने हमको बताया कि, और हमने भी सोचा कि जो स्कूल्स होती है, शासकीय स्कूल्स या शासकीय शालाएं जिनको बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी कमियों के कारण है ना मीडिया में आती है, और आपकी स्कूल ने अपनी उपलब्धि के कारण मीडिया में आई, वो भी राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय मीडिया में। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, अन्य स्कूलों की तो मैं बात नहीं करूंगा कि कमियों के कारण सरकारी स्कूलें मीडिया में आती है, लेकिन मैं मेरे स्कूल की बात ज़रूर करूंगा कि मेरे वहाँ मेरे छात्रों में प्रतिभाएं हैं, मेरे स्टाफ में प्रतिभाएं हैं, और इन्हीं प्रतिभाओं को एकत्र करने की कोशिश मैंने की है। और सभी का एक मिला जुला ये जो है रूप आप बिरुदा स्कूल में देखते हो, छात्रों का, स्टाफ का और समाज का। वही कारण है कि आज हमारे स्कूल सुर्खियों में है, राज्य स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर है। हमारे जिले के अधिकारी आदरणीय कलेक्टर मैडम, जिला पंचायत सीओ मैडम, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी, हमारे डीपीसी महोदय, बीओ महोदय, ये सभी को कहीं न कहीं बिरुदा स्कूल के मतलब जो कार्य किए जा रहे हैं उनके ऊपर कहीं न कहीं भरोसा है, और उनका मार्गदर्शन हमें सतत प्राप्त होते रहता है, और ऐसी कार्य हम करते रहते हैं, इसलिए सुर्खियों में। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं आपका जो कार्य है वही आपकी सफलता का वो उस सफलता के पीछे का राज है। तो सर, आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देंगे? मेरी सफलता का जो श्रेय है वो कड़ी मेहनत है, दूरदृष्टि है, और जो मेरे गुरुजन थे उनका आशीर्वाद है। वो यही मेरी सफलता है, उनके आशीर्वाद से ही बस ऐसे पुनीत कार्य करते रहते हैं। जी सर। सर, हम चाहेंगे कि हमारे मंच के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज हमारे देश के युवाओं को। देखिए, आपके मंच के माध्यम से तो एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका भी जो उद्देश्य है वो ये है कि युवाओं के सामने एक ऐसी पहल करना कि समाज के विभिन्न जो सफलतम व्यक्ति हैं, जो संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, जो हमारे आइकॉन हैं, उनके विचारों को, उनके अनुभवों को युवाओं तक पहुंचाना। अब ये बात अलग है कि युवा हमसे कितना प्रेरित हो सकता है। यदि हमारे इन अनुभवों का और हमारे इस चुनौतीपूर्ण जीवन से कोई युवा कोई एक चीज़ भी ग्रहण कर ले, तो हम आपके इस कार्यक्रम को धन्य समझेंगे, और आपके इस कार्यक्रम की सर हम सराहना करेंगे। बस युवाओं से मेरा यही कहना है कि आप कहीं से भी जो कुछ आपको मिलता है, बस आप सीखिए, उस अच्छे मार्ग पर आप चलिए, कड़ी मेहनत आप कीजिए, हौसला आपका रखिए। बाकी तो आपके माँ बाप की दुआएं, आपके गुरुओं की दुआएं आपके साथ में हैं, आप सफल जरूर। बिल्कुल सर। सर, आपने लीड लैब के मंच के सभी सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न कि इस मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? इस मंच पर आकर सर वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि विचारों को प्रसारित करना, विचारों का आदान प्रदान करना, आपकी इस लीड लैब की जो हुनर है सर, इसकी हम सराहना करते हैं। आपने न केवल एजुकेशन में, बल्कि मैंने देखा आपके लीड लैब के प्रयासों को देखा, आपने छोटे से सफलतम व्यक्ति को, संघर्षशील व्यक्ति को भी आपके मंच पर आमंत्रित किया, उसके विचारों को जो साझा किया है, और आप ये सोशल मीडिया के द्वारा हमारे युवाओं को जो सचेत करना चाह रहे हैं, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। और लीड लैब को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आपके ऐसे कार्य जो कर रहे हैं इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सर। सर, हमारी टीम को विश्वास है कि आपके जो इस साक्षात्कार के बाद हमारे जो दर्शक हैं वो अपनी मेहनत को और अच्छे से करेंगे। तो ये थे दिलीप चौधरी सर, जो कि प्राचार्य हैं अभी बिरोदा हायर सेकेंडरी स्कूल में, जिन्होंने एक साधारण सी शासकीय शाला को एक अलग ही पहचान राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दिलाई अपने बच्चों के स्किल्स के थ्रू।